Hello everyone, welcome back to my channel Campus Classroom. I am खुशबू, स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। इससे पहले की वीडियोस में हम इंटरनेशनल बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और फाइनेंशियल लिटरेसी इनके यूनिट 1 कर चुके हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी की जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो बाकी है और मैंने कहा था कि मैं बहुत जल्द वो लेकर आऊँगी, तो हाँ मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी। बट फिलहाल आज की क्लास में हम कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ का यूनिट 1 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक के बारे में मोस्टली लोगों को बहुत ईज़िली पता होगा, बहुत ईज़ी टॉपिक्स हैं इसके अंदर, तो मैं इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, एकदम सिंपल और शॉर्टकट में लेकर चलूँगी। फिर भी कहीं भी आप लोगों को डाउट हो तो आप लोगों को पता है आप लोगों को क्या करना है। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखे हैं तो आप लोगों को पता है कि आपको क्या करना है। कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट लीव करने हैं या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन करना है और वहाँ आपको जो भी डाउट आप वो पूछ सकते हैं। मेरे हर वीडियो की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन जो है वो डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से, जिसका मतलब होता है इम्पार्ट करना, पार्टिसिपेट करना और अपनी जो भी तुम्हारे व्यूज़ हैं वो किसी के साथ शेयर करना। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो कम्युनिकेशन हमारे इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ और थॉट्स को किसी दूसरे के साथ या बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करने का प्रोसेस है। इसके अंदर हम मैसेज रिसीव भी करते हैं और सेंड भी करते हैं, यानी हम दूसरों के थॉट्स और आइडियाज़ भी रिसीव करते हैं और अपने थॉट्स और आइडियाज़ भी दूसरों के साथ शेयर करते हैं। किस तरह से? बोलकर, लिखकर, गेस्चर्स के थ्रू, यानी कि उनसे हाथ मिलाकर हम किसी को बता सकते हैं कि हमें अच्छा लगा उनसे मिलकर, हग करके बता सकते हैं, या फिर किसी को स्माइल पास कर सकते हो, तो उनसे हमें पता चलता है कि हाँ भाई ये इंसान हमसे इंटरेक्ट करना चाह रहा है या इसे हमसे मिलकर अच्छा लगा है। किसी के साथ अगर हम रूड बिहेव करते हैं, जैसे एटीट्यूड दिखाते हैं, तो उससे पता चल जाता है उस लोगों को कि हाँ ये रूड बिहेव कर रहा है हमारे साथ। तो गेस्चर्स का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप किसी से बातें तो मीठी मीठी कर रहे हो बट आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है, आप फ्री नहीं हो उनके साथ, एक एटीट्यूड फेस पर है आपकी, तो लोगों को लगता है कि पता नहीं इसके मन में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। वो लोगों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि आप जो बोल रहे हो आप दिल से बोल भी रहे हो या नहीं। नेक्स्ट थिंग इज डेफिनेशन। तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज और आइडिया बाय मीन्स ऑफ स्पीच, राइटिंग, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। यानी कि उनके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन क्या है? वही जो हमने अब तक कहा कि हमारे जो भी इंफॉर्मेशन, नॉलेज और उन सब चीज़ें हैं उनको किसी के साथ एक्सचेंज करना, किसी के साथ शेयर करना, स्पीच के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू या फिर राइटिंग के थ्रू। और कैट डेविस के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यानी कि इंफॉर्मेशन पास करना एक से दूसरे तक और दूसरों को समझना। अब बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? बिजनेस कम्युनिकेशन को अगर हम सिंपल वे में देखें तो बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब है वही चीज़, पहला तो वही है कि अपनी इनकी इन्फॉर्मेशन शेयर करना। बट किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन? आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करना दूसरे बिजनेस कंपनीज के साथ, या फिर जो भी दूसरे लोग हैं आपकी खुद की कंपनी में अगर कोई दूसरा है या फिर आपके कोई पार्टनर्स है तो उनके साथ शेयर करना। इसके अंदर आप लोग काफ़ी तरह के फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो वर्बल हो यानी कि बोलकर, रिटन हो, नॉन वर्बल हो, ठीक है, या फिर और भी किसी तरह से। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? रिक्स एंड गो के अकॉर्डिंग हमारा जो बिजनेस की डेफिनेशन है वो ये है कि बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू अफेक्ट चेंज थ्रू आउट द होल ऑर्गेनाइजेशन। कि बिजनेस कम्युनिकेशन वो एक सिस्टम है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी तरह के चेंज के लिए हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हमने एक भी गलत इन्फॉर्मेशन पास कर दी तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर। वो इसके अकॉर्डिंग सिंपल वे में तुम ये समझ सकते हो। और WH के अकॉर्डिंग business communication is exchanging business related different views, ideas and news within the related parties। यानी जो भी related parties है, तुम्हारे partners है, शेयर होल्डर्स है, या फिर बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं किसी कंपनी में, तो उनके साथ जो भी तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें होती है वो शेयर करना बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? डिसीजन मेकिंग, बिल्डिंग रिलेशनशिप, एनहांस प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, कस्टमर रिलेशन एंड ब्रांड इमेज। डिसीजन मेकिंग यानी क्या? कि अगर हमारा जो कम्युनिकेशन है वो अगर क्लियर होगा, परफेक्ट होगा, तो हम इजीली जो है डिसीजन जो है वो ले पाएंगे। यानी कि हम किसी भी सिचुएशन को इजीली एनालाइज करके, किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग अपनी जो भी हमें डिसीजन लेना है वो ले पाएंगे। बिल्डिंग रिलेशनशिप,
अगर हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो हम एम्प्लॉयज़ के साथ, हमारे क्लाइंट्स, कस्टमर्स, इन सब के साथ क्या कर पाएंगे, अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे, जिससे उन्हें हम पर ट्रस्ट होगा, हमारे जो भी कन्फ्लिक्ट्स होंगे वो रिजॉल्व हो जाएंगे, और वर्क इन्वायरमेंट में पॉजिटिविटी जो है वो हमेशा बनी रहेगी। इनहेंस प्रोडक्टिविटी, अगर किसी से अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, उन्हें हमारी बात अच्छे से समझा पा रहे हैं, अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को हमारी बात अच्छे से समझा पाए कि उन्हें क्या काम करना है, किस तरह से करना है, तो वो ईजी वे में और अच्छे से काम कर पाएंगे। अगर वो अच्छे से काम कर पाएंगे तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी अच्छी होगी। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि जो भी हम, अगर हमारी कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी है तो वो दूसरे एम्प्लॉयज़ को जो है ना, उन्हें मोटिवेट करेगी, उन्हें इनकरेज करेगी कि वो भी अपने जो भी आइडियाज़ हैं, फीडबैक है, वो हमारे साथ शेयर करें। अगर हम हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ रूड बिहेव करेंगे तो कभी भी हम हमसे अपने आइडिया शेयर नहीं कर पाएगा। इसके लिए अगर हम सबसे बेस्ट एग्जांपल लें तो जैसे स्कूल में क्या होता है, स्कूल, इन सभी को मैं एक एग्जांपल में समझाऊंगी। पहले हम ये कर लेते हैं, कस्टमर रिलेशंस क्या है, कि हम कस्टमर का कैसा रिलेशन बना रहे हैं। उनके साथ अगर अच्छा और स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाते हैं तो इससे कस्टमर्स को भी एक क्लियर वो रहता है, अगर उन्हें भी हमसे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो हमसे ईजिली कह पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रांड इमेज। हमने अच्छी कंपनी की एक इमेज बना रखी है, कैसे, अपने स्टेक होल्डर्स, हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, पार्टीज, हमारे जो भी बिजनेस पार्टनर्स हैं, अगर हम उनके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, यानी कि अच्छे से बिहेव करेंगे, यहाँ पे वो मतलब नहीं है कि हाँ हेलो जी वगैरह वगैरह, तो आप नहीं, अच्छे से बिहेव करने का मतलब ये भी है यहाँ पर कि आपके बिजनेस में जो कुछ भी चल रहा है आप उन्हें वो साफ साफ दिखाओगे, उन्हें बता रहे हैं कि हाँ अभी इस बिजनेस में गड़बड़ चल रही है, अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो उन्हें सब कुछ पता रहना चाहिए ताकि वो उस अकॉर्डिंग जो भी डिसीजन उन्हें लेना है वो ले सके। अब इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल को लेकर चले तो स्कूल, स्कूल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। क्यों? टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन होता है ना, वो थोड़ा इसी तरह से होता है जैसे कि हमारे ऑनर और उनके कस्टमर या फिर जो भी दूसरी पार्टीज है उनका रिलेशन होता है। डिसीजन मेकिंग कैसे, अगर टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन चला तो टीचर जो है इजीली डिसीजन ले पाएगी कि हाँ मुझे क्या करना है, आगे मुझे इन बच्चों के लिए और कुछ करने की ज़रूरत है, ये नहीं, इन बच्चों के लिए इतना चीज़ जो है वो काफ़ी है। रिलेशनशिप कैसे, अगर टीचर अपने बच्चों का अच्छे से बात करेगी, अच्छे से उनके साथ बिहेव करेगी, तो बच्चे जो हैं वो इजीली टीचर पे ट्रस्ट कर पाएंगे, उनके पास जो भी प्रॉब्लम हो उनके साथ शेयर कर पाएंगे, है ना। और सेम केस टीचर स्टूडेंट के साथ भी है, अगर स्टूडेंट्स अच्छे से बिहेव करेंगे ना टीचर के साथ, तो टीचर भी सोचेगी कि हाँ ये बच्चा अच्छे से बिहेव कर रहा है, मुझे इसका अच्छे से रहना होगा, इससे अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो इसे अच्छे से समझाना होगा ताकि कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़ जाए। इनहेंस प्रोडक्टिविटी कैसे, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट के साथ तो टीचर अगर उसे अच्छे से समझाती है ना तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लेगा अपनी, और अपना जो रिजल्ट है ना वो भी बेटर कर लेगा। इनोवेशन क्रिएटिविटी कैसे, अगर टीचर बच्चे के साथ फ्रीली बात कर रही तो उसके मन में जो भी नए आइडियाज़ होंगे ना, कोई अगर डाउट भी हो तो वो उनसे पूछ पाएगा। कस्टमर रिलेशंस की अगर बात की जाए तो अगर टीचर बच्चों के साथ या बच्चे टीचर के फ्रीली रहेंगे तो वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन पाएंगे, और अगर अच्छे दोस्त बन पाएंगे तो जो भी एक दूसरे के कंसर्न्स हैं, प्रॉब्लम्स है, वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो द टर्म ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, वो चैनल्स या फिर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसके थ्रू हम हमारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ठीक है। अब ये डेफिनेशन जो है वो ये इंटरनल कम्युनिकेशन और में टेक प्लेस करता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर बट उसके स्टेक होल्डर के साथ होता है। विद इन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई बात हुई या ऐसा कुछ, बट उससे बाहर अब जो स्टेक होल्डर्स है वो है तो कंपनी का पार्ट बट कंपनी से बाहर है, वो कंपनी के अंदर नहीं आते हैं। फंक्शंस क्या है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के, इंस्ट्रक्टिव होता है, यानी कि जो कम्युनिकेशन जो है वो एक दूसरे किसी को गाइड करने के, उसे डायरेक्ट करने के, इंस्ट्रक्ट करने के लिए एम्प्लॉयज़ को हम यूज़ किए जाते हैं। ये उन एम्प्लॉयज़ की हेल्प करती है अपने काम को एक परफेक्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पूरा करने में। ये नॉर्मली किस तरह से पास की जाती है, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, यानी कि क्या है, साहब है इंस्ट्रक्शन कौन दे सकता है, इंस्ट्रक्शन जो है वो सुपीरियर यानी जो सीनियर होते हैं वो अपने जूनियर्स को देते हैं। एग्जीक्यूटिव कम्युनिकेशन जो है वो हेल्प करता है पीपल्स को मैनेज करने में, प्लान्स बनाने में और डिसीजंस लेने में, और जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है उन्हें अच्छी तरह से जो है एग्जीक्यूट करने में। इंफॉर्मेटिव
कम्युनिकेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव है एक कि इन्फॉर्म करना किसी भी ग्रुप को या फिर इंडिविजुअल को हमारे काम के बारे में, बिजनेस पॉलिसी के बारे में, प्रोसेस के बारे में। जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं वो एक पॉलिसी जो है वो अपने लोअर लेवल को या फिर मिडिल लेवल को कन्वे करते हैं। जो लोअर लेवल होती है वो टॉप लेवल को उसका रिस्पॉन्स देती है इंटरमीडिएट लेवल के या फिर इंटरमीडिएट लेवल को। और इन्फॉर्मेटिव फंक्शंस जो है वो भी इसमें किए जाते हैं, जो कि जिसके अंदर जो है वो हेल्प कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन में और हमारे इंफॉर्मेशन को अच्छे से फर्निश करने में जब भी ज़रूरत हो। एनालिटिकल क्या है? यानी कि सब हमने फॉर द इवेल्युएशन ऑफ टास्क एंड टू डेवलप आइडियाज और रेंडर जजमेंट अबाउट द वैल्यू ऑफ द एग्जीक्यूटेड ऑपरेशंस, कम्युनिकेशन इज वाइटल। अ टूल फॉर evaluating an individual's or a team's contribution to the organization is communication to evaluate one's ओके। तो एनालिटिक क्या है कि पूरी तरह से तुमने एनालाइज कर लिया, सब कुछ इवेलुएट कर लिया कि तुम्हारे जो टास्क है, जो तुम्हारे आइडियाज़ हैं, उसके रिलेटेड जजमेंट्स तुमने ले लिए, जिसकी क्या वैल्यू है एग्जीक्यूशन में। और इससे क्या होता है कि अगर हमने किसी की आइडियाज़ के जो भी इनपुट्स हैं उसको और आउटपुट्स को इवेलुएट कर लिए हैं अच्छे से, तो इससे क्या होता है ना कि जो भी हमें करना है आगे जाके वो एकदम परफेक्ट वे में चलता है। ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि किसी भी एम्प्लॉय को ट्रेन करना। कब ट्रेन करते हैं? या तो वो एम्प्लॉय पहले से अगर ट्रेंड है भी तो उसे और अच्छा करने के लिए ट्रेन किया जाता है, या फिर अगर वो पहले से उसमें कुछ कमी है तो उसकी कमी को दूर करने के लिए उसे ट्रेन किया जाता है। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो हेल्प करता है मैनेजमेंट की अच्छे तरीके से, ताकि वो ट्रेनिंग के दौरान सुपरवाइज कर सके क्या क्या चेंजेस करने हैं उन्हें, वो सजेस्ट कर सके एम्प्लॉयज़ को, और किस तरह से वो अपने आप को अच्छे से यूटिलाइज कर काम में हेल्प कर सकते हैं वो उन्हें बता सके। पर्सुएसिव, अगर कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो गुड होनी चाहिए, तभी वो जो है बिजनेस में हेल्प करता है ट्रस्ट बिल्ड करने में, और अपने जो भी आपके क्लाइंट्स हैं और कोवर्कर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि हाँ ये है, इनमें कुछ तो बात है। और ये जो है वो मेनली क्या किए जाते हैं, मार्केटिंग में और सेल्स में की जाती हैं, जो कि कम्युनिकेशन क्या करता है कि कन्विंसिंग को पॉसिबल कर देता है, किसी को भी मनाना जो है वो ईजी हो जाता है। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात की जाए, ये इसी के अंदर है, ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल कम्युनिकेशन सबको पता है कि जो भी कम्युनिकेशन जो है वो इंडिविजुअल के बीच में हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, ऑफिशियल पर्पस के लिए ही हो, अलग अलग तरह के, बट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर ना हो। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि ताकि हम जो भी हमारे अच्छे से कोलैबोरेट कर सके एक दूसरे के साथ और अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो शेयर कर सके। ये ऑथराइज्ड भी होते हैं कहीं-कहीं पे, और किसी-किसी के बीच में इस तरह की कम्युनिकेशन होना अलाउड है। मतलब कि हाँ, अपने बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, और कहीं-कहीं प्रोहिबिटेड भी होता है। ये दोनों तरीके से किया जा सकता है, मतलब फेस टू फेस बात करके करो या फिर रिटर्न वे में, ठीक है? इसके एग्जांपल्स होते हैं मेमोज़, रिपोर्ट्स, ऑफिस ऑर्डर्स, सर्कुलर्स, मीटिंग्स एक्सेट्रा। अब एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या है कि वो है जो कंपनी के बारे में बाहर के वर्ल्ड के साथ जो है इंफॉर्मेशन जो भी शेयर की जाती है वो, यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और जो बाहर के लोग हैं उनके बीच में जिस तरह की भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं उसे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके एग्जांपल्स होते हैं हमारे जो भी कंज्यूमर हैं, क्लाइंट्स, डीलर, इन सब के साथ जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन ही होता है। नेक्स्ट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी कि पर्पस। हमारे कम्युनिकेशन का पर्पस क्या होना चाहिए? तो फॉर्मल होना चाहिए, यानी किसी बिजनेस रिलेटेड हम बात करना चाहते हैं, या फिर इनफॉर्मल होना चाहिए, यानी कि अगर हम कुछ पर्सनल बात करना चाहते हैं, जैसे कोई 2 क्लाइंट्स हैं हमारे, अगर कोई क्लाइंट है आपका, आप उससे फ्रेंडली हो तो उससे आप पर्सनल कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो वही फॉर्मल कम्युनिकेशन अभी मैंने बताया कि क्या है कि जब हम किसी भी प्रॉपर चैनल के थ्रू या फिर प्रॉपर रूट के थ्रू अपनी बातें जो है दूसरों तक पहुंचाते हैं, इसे हम तो उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, इसे हम ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जो भी हमारे रिपोर्ट्स होते हैं, वर्क कमांड होते हैं, सेल्स और इन्वेंट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होते हैं, वो सारे किस में आता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन में। ये बहुत सा इसको एक दूसरे के शेयर करने के लिए एक परफेक्ट रूट के थ्रू जाना पड़ता है, और जितने वर्क रिलेटेड इश्यूज होते हैं उन्हें ध्यान में रखकर ही करना होता है। जो मेन पर्पस होता है इसका ये होता है कि ताकि हम कम्युनिकेट कर पाए अप्रोप्रिएटली और सही से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। इस तरह की जो कम्युनिकेशन होता है उसे इफेक्टिव माना जाता है, क्योंकि ये टाइम भी बचाता है,
क्योंकि इसका एक परफेक्ट फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है, मतलब उन्हें पता है कि उन्हें किस तरह से फ्लो करना है, किस तरह से एक दूसरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। तो वो आप लोगों की जो है हेल्प करता है और एक टाइम जो है वो भी सेव करता है। अब एक तीन टाइप्स में डिवाइडेड है, क्लासिफाइड है। वर्टिकल कम्युनिकेशन, इस तरह की कम्युनिकेशन जो है वो वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर होती है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे लेवल पर ये मैसेज जो है या तो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट में पास किया जाता है या फिर सबऑर्डिनेट से सुपीरियर में। इसकी जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो वर्टिकल कम्युनिकेशन के उसमें ही अपवर्ड और डाउनवर्ड में मतलब ट्रांसफ़र होता है। ये उसका एग्जांपल है कि या तो मैनेजिंग डायरेक्टर या अपवर्ड जा रहा है, यानी कि एम्प्लॉय से सुपरवाइजर, डिपार्टमेंटल हेड, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, मैनेजर, एमडी, और उसी की तरह डाउनवर्ड में भी फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इस तरह की कम्युनिकेशन जो है वो सेम लेवल के जो लोग होते हैं, यानी कि जो एक सेम कंपेरेबल रैंक पे होते हैं, यानी कि आपकी जो रैंक है वो कंपेरेबल है, आप एक दूसरे के बराबर पर हो, तो आप उन दोनों के बीच में होते हैं, जैसे कि दो अलग अलग टीम के डायरेक्टर्स के बीच में हो रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी है आप लोगों के सामने, एक चार्ट बना हुआ है, तो आप लोगों को इससे इजीली समझ आएगा कि एचआर मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर, इन सब के बीच में अगर कोई बात हो रही है तो। नेक्स्ट वन इज डायगोनल कम्युनिकेशन। अब डायगोनल कम्युनिकेशन क्या है? व्हेन द हेड और सुपीरियर ऑफ वन डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन विद द, मतलब जब एक डिपार्टमेंट का जो हेड है वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट के सबऑर्डिनेट के साथ कम्युनिकेट करता है, या फिर उल्टा, यानी कि किसी दूसरे डिपार्टमेंट का सबऑर्डिनेट किसी दूसरे डिपार्टमेंट के सुपीरियर कोऑर्डिनेट करता है, कम्युनिकेट करता है, तो उसे डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसे क्रॉस रेडियल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं नॉर्मली। इसका एग्जांपल है एक ग्राफिक डिज़ाइनर कम्युनिकेट विद द सेल्स मैनेजर। अब जो भी ग्राफिक डिज़ाइनर है उसे ग्राफिक बनाने के लिए सेल्स मैनेजर से कम्युनिकेट करना पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के जो अनऑफिशियली होती है दो लोगों के बीच में, इसे ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। इसका एग्जांपल होता है मेनली फेस टू फेस कम्युनिकेशन, या फिर जो भी टेलीफोन पे आप लोग बात करते हो वो, यानी जिसका कुछ भी फॉर्मल कोई प्रॉपर चैनल नहीं है वो। ये कम्युनिकेशंस जो है वही मैंने बताया था कि पहले भी, कि वो वाले जो वो फॉर्मल चैनल्स के थ्रू यानी प्रॉपर चैनल के थ्रू होते हैं, ये जो है वो इनफॉर्मल चैनल्स के थ्रू होते हैं। ठीक है, ये फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होती है, उसमें जैसे कि परफेक्ट फ्लो होती है कम्युनिकेशन की डिसाइडेड। इसमें ऐसा कुछ नहीं, कोई भी किसी से भी बात कर सकते हैं, कैसे भी चल सकता है। ये भी थ्री टाइप्स में क्लासिफाइड है, सिंगल चेन, गॉसिप चेन और क्लस्टर चेन। सिंगल चेन क्या है? इस तरह की कम्युनिकेशन में जो पर्सन ए है वो इंफॉर्मेशन पास करता है पर्सन बी को, पर्सन बी पास करता है पर्सन सी को। इस तरह से ही जो सिंगल चेन है वो मूव करता है। गॉसिप चेन में क्या होता है, एक पर्सन जो इन्फॉर्मेशन पास करता है बहुत सारे लोगों को, और फिर वो लोग जो हैं वो और बहुत सारे लोगों को, यानी कि इसने तो एक को ही पास किया, सिंगल चेन में एक एक को पास करता है, बट गॉसिप चेन में बहुत सारों को पास कराया जाता है एक ही बार में। अब क्लस्टर चेन में क्या है, ये तब होता है जब 2 और 3 पीपल स्टार्ट अ ट्रेंड विच इज फॉलोड बाय अदर्स, यानी कि सोशल मीडिया इसका बेस्ट कॉमन एग्जांपल है कि जब भी कोई भी ट्रेंड चल रहा था तो बाकी लोग इसे फॉलो करते हैं, यानी कि एक से दो लोगों ने एक वो ट्रेंड किया, अब वो पॉपुलर हो गया, उसे लोगों ने बहुत पसंद किया, तो बाकी लोग भी उसी ट्रेंड को फॉलो करने लगते हैं। अब लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन वर्बल लैंग्वेज भी होता है और नॉन वर्बल लैंग्वेज भी होता है। वर्बल लैंग्वेज मतलब जो बोल कर या फिर रिटर्न वर्ड्स में किए जाए उन्हें वर्बल लैंग्वेज कहते हैं। ये नॉर्मली भाई किसी के लिए यूज़ किया, तो हम सबको पता है लैंग्वेज किस लिए होती है, अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह को शेयर करने के लिए। अब इसका मेन जो एक्सपेक्ट है वो है ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए होता है, जो कि एसेंशियल होते हैं डेली लाइफ में, पर्सनल रिलेशनशिप में, प्रोफेशनल सेटिंग्स, इन सब चीज़ों में। ठीक है, अब यूज़ क्या होता है वर्बल लैंग्वेज का, किस लिए किया जाता है? अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, ओपिनियन शेयर करने के लिए, किसी से भी कोई क्वेश्चन बात पूछने के लिए, और किसी भी कन्वर्सेशन में इंगेज होने के लिए। अब इसके मेन जो है वो दो टाइप्स हैं, ऑरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। ऑरल मतलब तब जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्पोकन वर्ड्स यानी बोलकर किसी का शेयर करते हो। इसके एग्जांपल्स है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, जब आप आमने सामने बात कर रहे हो तो आप बोलकर बात करते हो, किसी मीटिंग में हो या किसी ग्रुप डिस्कशन में हो तब, या फिर आप नॉर्मली आप एक दूसरे से बात कर रहे हो। टेलीफोन कम्युनिकेशन जब आप फ़ोन पर बात करते हो किसी से, ठीक है, बिजनेस कॉल हो या फिर आपका नॉर्मल फ्रेंडली कॉल हो। प्रेजेंटेशन, पब्लिक स्पीकिंग, आपने कोई भी प्रेजेंटेशन रेडी किया बट आप उसे बोलकर किसी को समझा रहे हो, तो वो भी ओरल कम्युनिकेशन में आता है। अब रिटन कम्युनिकेशन तब जब आप इन्फॉर्मेशन को लिखकर किसी का शेयर कर रहे हो। इसके लिए भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। ईमेल, आप किसी का ईमेल लिखकर शेयर कर रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो, मेमोज
लेटर्स किसी को भेज रहे हो, किसी को टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हो, तो ये सारे किस में आता है? रिटन कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट वन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि तब जब आप बिना वर्ड्स का, फिर चाहे वो रिटन फॉर्म में हो या ओरल फॉर्म में हो, आप वर्ड का यूज़ ही नहीं करते हो, अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करके, पोस्चर को, आई कांटेक्ट को यूज़ कर कर किसी के साथ अपने मन की बात को शेयर करना चाहते हो। तो इसके टाइप्स क्या है? फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि जब भी आपकी फेशियल मूवमेंट्स होती है, जैसे आप स्माइल कर रहे हो, आप अपने गुस्से से अपनी आंखों को, आईब्रोज को उठाते हो, आंखों की जो आपकी मूवमेंट्स होती है वो किसी को भी आपके इमोशंस के बारे में आइडिया देने में काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आपका पोस्चर, आप किसी के सामने कैसे खड़े हो, कैसे बैठे हो, आपके अंदर का लेवल, वो आपके अंदर का लेवल बताती है, आपके अटेंटिवनेस बताती है, और ओपननेस। अब गेस्चर्स और काइंडनेसेस, ठीक है, आपका जो भी गेस्चर्स है, यानी आपका जो भी मूवमेंट्स है, पॉइंटिंग है, और जो दूसरे बॉडी गेस्चर्स है, वो किसी को भी आपके मैसेज के बारे में क्लैरिफाई मैसेज किसी का शेयर कर सकती है। बॉडी लैंग्वेज, यानी आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, इसमें सब कुछ आता है, आपका पोस्चर, आपका स्टैंस, आपका बॉडी का मूवमेंट, वो सब बताते हैं कि दूसरे पर्सन को क्या आपके अंदर कितना एटीट्यूड है, कितना कॉन्फिडेंस है। ठीक है, आपका आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी चीज़, कहते हैं ना कि अगर कोई किसी के प्यार में हो तो उसकी आंखें वो प्यार नहीं छुपा पाती, यानी कि अगर आप किसी को साथ कुछ भी बोलना चाह रहे हो, अगर आप नहीं भी बोलते हो ना, तो आपकी आंखें सब बोल देती है। वही चीज़ है यहाँ पे, थोड़ा फिल्मी है बट हाँ, ये होता है। आपकी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, मोस्टली आपकी आंखें जो है ना वो शेयर कर देती है कि अभी आप दुखी हो, खुश हो, आप जो कर रहे हो कहीं वो फेक तो नहीं, तो हाँ, शेयर करती है। पैरालिंग्विस्टिक, यानी कि आपका जो भी टोन है बोलने का, आप जितनी ज़ोर से बात कर रहे हो, किसी से किस तरीके से बात कर रहे हो, वो सब बता देता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। अगर आप किसी से भी गुस्से से बात करना, गुस्से में हो, तो आप किसी भी चिल्लाकर बात करोगे, ज़ोर से बात करोगे, जैसे मैं बोल रही थी। इसमें ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल रही थी, क्योंकि जब मैं गुस्से में होती हूँ ना, तो मैं बहुत ज़ोर से बोलती हूँ। तो मेरे गुस्से का कोई लोग आइडिया नहीं लगा सकते। टच, आप किसी को किस तरह से टच कर रहे हो वो बता देता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसके लिए वही होता है कि लड़कियों को बहुत ईज़िली पता चल जाता है कि कौन-सा इंसान उसे किस तरह से टच कर रहा है। उसके मन में उस वक़्त क्या चल रहा है ना, हम लड़कियों को आइडिया लग जाता है। हमारा सिक्स्थ सेंस ना इस मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ, अब आप में से कोई कमेंट कर देगा, कोई लड़का कि हाँ, लड़कियों का तो सिक्स्थ सेंस ऐसा होता है, वैसा होता है। ऐसा कुछ नहीं है। इस मामले में लड़कियों का सिक्स्थ सेंस जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। अपीयरेंस, आप किस तरह से ड्रेस कर रहे हो, किस तरह से आप चल रहे हो, ये भी किसी को आपके इमोशंस के बारे में बता सकता है। कभी भी कोई किसी स्पेशल से मिलने जाता है ना, तो बहुत अच्छे से रेडी होके जाता है। वो चाहता है कि उसके ऊपर हमारा जो इम्प्रेशन है ना बहुत अच्छा पड़े। या फिर जब कोई लड़का या कोई लड़की किसी मतलब अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की फैमिली से मिलने जाए फर्स्ट टाइम, तो चाहता है ना कि हम एकदम प्रॉपरली जाएँ। या फिर जब कोई आपके घर रिश्ते के लिए आते हैं, तो भी आप कहते हैं ना मम्मी कि हाँ, अच्छे से रेडी हो जाओ, ये मत करना, उसके सामने वो मत करना, तो वो सब इसी का पार्ट होता है। प्रोजेमिक्स, यानी कि आप जो दूसरे इंसान का कांटेक्ट कर रहे हो, बातें कर रहे हो, आपके बीच में डिस्टेंस कितना है, वो ही डिसाइड करता है कि कहीं आपका पास जाना उस इंसान को अनकंफर्टेबल तो नहीं फील करा रहा। नेक्स्ट वन इज कल्चरल कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कल्चर क्या है। पहली बात, हम सबको पता है कल्चर क्या होता है। हमारे जो भी जनरल कस्टम्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, वो सब क्या होता है, हमारे कल्चर होते हैं। इसके अंदर सोशल बिलीव्स, वैल्यूज़ और कस्टम्स सब कुछ आता है। हमारे लिखने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका, हमारे जो भी लैंग्वेज हैं, फेस्टिव्स हैं, हमारे खाने, ये सब क्या आते हैं, हमारे कल्चर के अंदर आते हैं। यानी कि हर हर जगह की लैंग्वेज अलग होती है, उनके फेस्टिवल्स अलग होते हैं, उनके क्यूजीन यानी कि मिठाइयाँ वगैरह, वहाँ की जो स्पेशल डिश होती है वो अलग होती है। ठीक है, जैसे साउथ के लोगों की स्पेशल डिश क्या होती है। साउथ के फूड की बात करें तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, डोसा, इडली, सांभर, ये सारी चीज़ें, उपमा, वड़ा। ठीक है, और वहीं अगर हम नॉर्थ की बात करें तो क्या आता है आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले, आप लोगों को बताना क्या आता है आप लोगों के दिमाग में। नेक्स्ट थिंग है कॉर्पोरेट कल्चर, यानी कि कॉर्पोरेट कल्चर क्या है, ये वो एटीट्यूड्स, एक्सपीरियंस और बिलीव्स का वो सेट है जो कलेक्टिवली एग्री कर लेता है और हम लोगों को ये शेयर की जाती है मेंबर्स ऑफ किसी भी बिजनेस के मेंबर्स के थ्रू। ये डिफाइन करता है स्टैंडर्ड्स और पॉलिसीज जो एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय और स्टेक होल्डर को फॉलो करनी होती है। यानी कि काम का, अब इस कन्फ्यूजन वाले वे को कैंसिल करके एक सिंपल में बताती हूँ कि आपकी जो भी काम पर, आपके बिजनेस पर जो भी कल्चर फॉलो के जा रहा है, यानी कि कहीं कहीं पे क्या होता है, एक प्रॉपर ड्रेस कोड होता है, यानी कि आपको यही ड्रेस कोड पहन कर आना है।
तो आप लोगों को वैसा ही जाना होगा। आपको ये सारी कुछ चीज़ें जो होती है ना वो फॉलो करनी पड़ती है, जैसे कि आपको टाइम पर पहुँचना, ड्रेस कोड फॉलो करना, किसी का कैसे बिहेव करना है वो सब। मतलब हाँ, ये सारी चीज़ें क्या किसके अंदर है, कल्चर के अंदर आती है। एक तरीका का कल्चर बन जाता है कि हाँ, बिज़नेस पर हम लोगों को फॉर्मल कपड़े ही पहनने होते हैं। अगर आप पार्टी में जा रहे हो तो आप लोग पार्टी वियर ही पहनोगे पार्टी में। अगर आप किसी पूजा में जा रहे हो तो नॉर्मली लोग ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनना प्रेफ़र करते हैं। कोई अगर पूजा में वेस्टर्न ड्रेस पहन के चला जाए तो कितने ऑडली उसे देखा जाएगा ना। तो उस तरह का। अब इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, यानी कि जब 2 लोगों के, यानी कि दो दो डिफरेंट कल्चर्स के बीच में कोई कम्युनिकेशन किया जाता है, इंटरेक्शन होता है, तो वो क्या होता है? इ ठीक है? या फिर इसमें ऐसे देख लो कि कंपनी के क्या होते हैं, वर्कफोर्स डाइवर्स होता है और पार्टिसिपेट करता है ग्लोबली इकोनॉमी में, तो उसके लिए। अब कन्वेंशन क्या है? तो कन्वेंशन जो है वो कलेक्शन ऑफ कस्टमर्स है जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है फॉलो करते हैं, यानी कि जो बहुत सारे लोग जो है फॉलो करते हैं, वो कन्वेंशन होता है, यानी कि वो कस्टम्स को कन्वेंशन कहते हैं। अब एक बेसिक रूल क्या है कॉम्बिनेशन का, कि जो सिंबल यूज़ किए जाते हैं सेंडर के थ्रू कम्युनिकेट करने के लिए मैसेज को ज़रूरी नहीं है कि उसका जो सेम मीनिंग मस्ट है, सेम मीनिंग इन द माइंड ऑफ बोथ द, तब कब ये काम करेगा? अगर आपने कोई मैसेज भेजा किसी को, आपने जो सोचकर भेजा, सामने वाला भी वही सोचकर उस मैसेज को रिसीव करे तो। बट अगर बाय चांस भी सामने वाले ने आपके मैसेज को कुछ और मतलब समझ लिया, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, मिसकम्युनिकेशन जो है वो मोस्टली होता है। तो जो मोस्टली मिसकम्युनिकेशंस होता है ना वो कन्वेंशन में होता है, कन्वेंशन की मीनिंग में। क्यों? क्योंकि जो लोग होते हैं वो डिफरेंट कल्चर के होते हैं, डिफरेंट बिहेवियर्स के होते हैं, तो उन लोगों के बीच में जो कन्फ्यूजन है वो बहुत ज़्यादा ईज़िली हो जाती है। अब इसका एग्ज़ाम्पल देख लो कि डिफरेंट कल्चर का क्या होता है, कि वेस्ट की जो बहुत काफ़ी सारी फैमिलीज़ जो है ना, वो अपनी चिल्ड्रंस को ना मतलब पार्ट टाइम जॉब्स करने के लिए कहती है, जैसे कि न्यूज़पेपर डिलीवरी या फिर सर्व करना फास्ट फूड वगैरह काउंटर्स पर, ये सारी, ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। ये वेस्ट में होता है। जबकि इंडिया में अभी भी जो बच्चे होते हैं ना, वो काफ़ी बड़े एज तक ना अपनी फैमिली पे डिपेंड करते हैं। अगर आप लोग ना ड्रामास देखते हो ना, जैसे कि आजकल लोग देखते हैं ना मोस्टली कोरियन ड्रामा से चाइनीज़ ड्रामा, तो उनमें क्या होता है कि स्टूडेंट ने कॉलेज जॉइन किया और कॉलेज जॉइन करने के साथ ही उन लोग क्या करते थे, पार्ट टाइम जॉब्स। बट कि हमारे इंडिया में क्या होता है, हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं, बहुत सारे लोग तो बचपन से ही करते हैं, चाइल्ड लेबर करते हैं, बट वो तो गलत है ना। बट हाँ, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, मोस्टली फैमिलीज़, अगर आपकी फैमिली अच्छे बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करती है, अच्छी नहीं मिडिल क्लास बैकग्राउंड से भी बिलॉन्ग करती है ना, तो भी और आपकी फैमिली में है कोई सपोर्ट करने वाला ऑलरेडी एल्डर, तो बच्चे जो है वो मोस्टली कहते हैं कि पहले हम अच्छे से कॉलेज कर लें, पढ़ाई कर लें, सब कुछ कर लें, जॉब हम उसके बाद करेंगे, या फिर लाइफ एंजॉय कर लें। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो उनके पास बहाना होता है कि लाइफ एंजॉय कर ले, काम तो होता ही रहेगा। ठीक है? अब परसेप्शन क्या है? वो प्रोसेस जिसके थ्रू आप लोग अपने अवेयर हो सके जो भी चेंजेस आ रहे हैं, आप लोगों के सुनने सुनने से, समझने से आप समझ सको। सिंपल वे में कहती हूँ कि हम किसी चीज़ को किस तरह से देखते हैं। हमारे सामने कुछ हो रहा है, उसका मतलब कुछ और हो सकता है, बट हम उसे किस तरह से देखते हैं, ये सारी चीज़ें। अब वेस्टर्न कल्चर जो है, वेस्टर्न कल्चर इज़ परसीव्ड बाय गिविंग लेस इम्पोर्टेंस टू फैमिली रिलेशनशिप। वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है ना कि फैमिली को, रिलेशनशिप को बहुत कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। ये वन साइडेड व्यू है, ठीक है? अब इसके एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं समझाती हूँ, इस तरह से नहीं समझ आएगा आपको। पेरेंट का असेसमेंट क्या होता है अपनी टीनेज डॉटर को लेकर? हमारे पेरेंट्स क्या शुरू कर देते हैं, किस तरह से देखना शुरू कर देते हैं अपने टीनेज डॉटर को? उन पे बहुत सारे रोक-टोक, ऐसे मत हँसो, वैसे मत हँसो, ऐसे मत बैठो, वैसे मत बैठो, इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ मत करो, उस तरह की लैंग्वेज का यूज़ मत करो, अच्छा नहीं लगता है, लड़की हो, ये करो, वो करो। मतलब वो हमें अपने अकॉर्डिंग देखना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर लड़की फ़ोन में देखकर स्माइल कर रही है ना, तो मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसका कोई ना कोई बॉयफ्रेंड है, इसका कोई ना कोई चक्कर चल रहा है, ज़रूरी नहीं होता है यार। आजकल की लड़कियाँ फ़ोन में देखकर ड्रामास को देखकर भी हँसती रहती हैं। लेकिन आप लोगों के दिमाग के घोड़े सबसे पहले कहाँ दौड़ते हैं, इसका कोई ना कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा, कहीं किसी गलत रास्ते पे तो नहीं जा रही। बस करो यार, कौन-से ज़माने में जी रहे हो? ठीक है? अब स्टेरियोटाइपिंग, यानी कि क्या है स्टेरियोटाइप का मतलब, सबसे ज़्यादा सिंपल वे में है तो प्रिंटिंग प्रोसेस, यानी कि स्टेरियोटाइप वो कंसेप्ट है जो आपकी इमेज को मेंटेन कर रखता है एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के थ्रू, जो कि टिपिकली ओवर सिंप्लीफाइड कर लेते हैं और इनएक्यूरेट सेंस, इट इज़ बेस्ड ऑन लिटिल इन्फॉर्मेशन और नॉलेज, क्योंकि बहुत कम इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड करती है, इसलिए लोग जो है इसको अपने हिसाब से जो है
वो एनालाइज कर लेते हैं। मोस्टली जो ये फॉल्स ही होती है इस तरह की स्टेरियोटाइप इन्फॉर्मेशन, यानी कि स्टेरियोटाइप का मतलब सिंपल वे में कहूँ ना तो लोगों की धारणा, धारणा नहीं, इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है हिंदी में प्रॉपर, कि लोग अपने मन में मान लेते हैं पहले से ही कि ऐसा है तो ऐसा है, बिलीफ, उनके बिलीव होता है। क्या बिलीफ होता है? गांव का है, बुद्धू होगा, सिंपल होगा, इजली बेवकूफ बना लेंगे, तो गांव से आया, जरूरी नहीं है भाई गांव के आए हुए लोग बहुत चालाक होते हैं। सीरियसली गांव के लोग बहुत चालाक होते हैं। आप लोग जितना नहीं सोचोगे ना, वो आपसे 4 कदम आगे होते हैं। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि जो गांव का है वो सिंपल है, फुलिश है, और जो शहर का है वो बहुत चतुर चालाक लोमड़ी है। ठीक है। और इसके अलावा एक क्या है कि अगर किसी ने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की तो नहीं यार, इसकी पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं होगी, और वहीं किसी ने पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की तो इसकी पढ़ाई तो बहुत अच्छी होगी। क्यों? पब्लिक स्कूल में क्या फेल नहीं होते बच्चे? वहाँ के सारे बच्चे यूं ही पास हो जाते हैं? नहीं भाई, छोटी क्लास में बेशक पास कर दें, बट बोर्ड में अगर तो फेल होना ही है ना। अगर वो फेल होने वाला बच्चा है तो बोर्ड में अगर कोई से पास नहीं कर सकता। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में मानती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो गलत होती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल पूरी तरह से खराब है। किसी बच्चे को पढ़ना हो ना तो वो कहीं भी रह के पढ़ लेगा, बस उसे थोड़ा सपोर्ट देने की ज़रूरत है, और वो कहीं भी पढ़ लेगा, गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ लेगा। अब एंथोसेंट्रिज्म की बात करें तो इसको भी हम एग्जाम्पल से ही लेते हैं, सिंपली अवॉइडिंग टू ईट विद अ पर्सन फ्रॉम, हाँ, कि हम लोगों ने पहले से मान रखा होता है कि दलित है, हम लोग दलित के साथ काम नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। ये पहले के टाइम में नहीं होता था कि छोटी जात का है, इसके साथ काम नहीं कर सकते, हम इसके साथ नहीं बैठ सकते हैं। या फिर कोई छोटी जात का आपके घर में आए तो आप जिस ग्लास को यूज़ करते हो उस ग्लास से पानी नहीं पी सकते हैं। बहुत कॉमन होता था पहले के टाइम में ये चीज़ें, बट आजकल ऐसा नहीं है। अब क्या आप स्कूल में सबसे पहले ये पूछते हो भाई तुम कौन से जात के हो? पूछते हो? काम पर जाते हो किसी से पूछते हो कि तुम कौन से जात के हो? हम सब बैठ के खा सकते हैं, नहीं खा सकते? कोई नहीं पूछता। पूछा तो दूर है, कोई हिम्मत भी नहीं करता ये सब पूछने की आज के टाइम में। सब नॉर्मल है, सब एक-दूसरे के फ्रेंड हैं, फ्रेंडली ही रहते हैं। ठीक है? अपने कल्चर को बड़ा मानने की बहुत बड़ी फीलिंग होती है इसके थ्रू। ठीक है? नेक्स्ट वन इज़ कॉर्पोरेट कल्चर, कल्चरल शॉक। ओके, अभी काफ़ी सारे टॉपिक्स बाकी हैं। कोशिश करती हूँ कि इसी में ख़त्म कर दूँ, बट अगर बाय चांस लंबा जाएगा वीडियो तो मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगी। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करें। एटलीस्ट ये 2 टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं आज के लिए। कॉर्पोरेट कल्चर क्या है? कॉर्पोरेट कल्चर मतलब वो रिफ़र करता है उस बिलीफ और बिहेवियर को जो डिटरमाइन करता है कि हाउ एक कंपनी की किस तरह से एक कंपनी का जो एम्प्लॉय है वो मैनेज करता और मैनेजमेंट जो है इंटरेक्ट करती है और परफॉर्म करती है। इट कैन अफेक्ट एम्प्लॉय हायरिंग, रिटेंशन, परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी, बिजनेस रिलेट। ओके, आपका जो कॉर्पोरेट कल्चर है वो आपके एम्प्लॉय की हायरिंग, यानी कि किस तरह के एम्प्लॉयज़ को आप हायर करते हो, उनके परफॉर्मेंस, उनकी प्रोडक्टिविटी को, ये सबको इफ़ेक्ट कर सकता है। ये नेशनल कल्चर के थ्रू इफ़ेक्ट हो सकते हैं, आपके ट्रेडिशन के थ्रू इफ़ेक्ट इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं जो कंपनी के कल्चर होते हैं, और इकोनॉमिक ट्रेंड यानी कि क्या ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब इसके लिए एम्प्लॉयज़ के लिए बताएँ तो पहले मैंने बताया था ना कि वही ड्रेस कोड होता है, सोशल इवेंट्स यानी कि किस तरह का चीज़ें डिज़ाइन की जाएँ। अब बहुत सारी कंपनीज़ में क्या होता है कि अगर एक कंपनी कैफेटेरिया खोलो तो उसका बहुत सारी कंपनीज़ जो है वो अपने यहाँ कैफेटेरिया और रेस्ट रूम्स वगैरह, मेडिकल रूम्स ये सब खोल कर रखती हैं। ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट वन इज़ कल्चर शॉक। अब कल्चर शॉक क्या है? वो फीलिंग्स ऑफ अनसर्टेनिटी, कंफ्यूजन एंड एंजाइटी दैट पीपल में एक्सपीरियंस व्हेन मूविंग टू अ न्यू कंट्री और एक्सपीरियंस अ न्यू कल्चर और सराउंडिंग। ओके, जब भी कोई भी किसी भी नए कल्चर में जाता है ना, तो जो आप जिस तरह की आप कंफ्यूजन और एंजाइटी फील करते हो, वो एक्सपीरियंस जो होता है वो होता है कल्चर शॉक। यानी कि आप एक डिफरेंट कल्चर में आ गए, अब आपकी सब कुछ एकदम अलग है। ठीक है? इसलिए सबसे छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, आप छोटे बच्चे होते हो ना, आपने एक स्कूल से दूसरे स्कूल में चेंज किया, आपके लिए वही एक बहुत बड़ा चेंज हो जाता है। आपको देश छोड़ने की तो बात ही छोड़ो, आपने जो उस वक्त चेंजिंग फील की होता है ना, वही सबसे पहले आप सोचते हो मेरा कोई दोस्त बनेगा नहीं बनेगा, मैं फ्री हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, मैं अच्छे से किसी से बात कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरे दोस्त, मतलब सबसे बड़ा सवाल तो हमारे लिए उठता है ना, मेरा दोस्त कोई होगा या नहीं। तो इसीलिए कल्चरल एडजस्टमेंट जो है वो बहुत नॉर्मल है आज के समय में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप किसी भी अनफैमिलियर एनवायरनमेंट में जाते हो ना, तो आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करनी ही पड़ती है। ठीक है? अब जैसे कि तुम जहाँ रह रहे हो, वहाँ इंग्लिश नॉर्मल नहीं है, बट दूसरे कंट्री में इंग्लिश नॉर्मल है। तो क्या हो गया? कोई बहुत बड़ी बात है? नहीं है यार, आप इंग्लिश सीखो, ईज़िली कम्युनिकेट कर पाओगे दूसरों के साथ। और नहीं ना, तो आजकल लोग क्या करते हैं, खुद इंग्लिश सीखे ना सीखे, सामने वाले की इंग्लिश ज़रूर बिगाड़ देते हैं।
ठीक है। अब इसके लिए आप सबसे बेस्ट क्या कर सकते हो, अगर आपको पता है कि फ्यूचर में जाकर आपको कहीं और ट्रांसफ़र लेना है या आपको कहीं और शिफ्ट होना है, तो आप पहले से ही उस कंट्री को विज़िट करना शुरू कर दो। वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के नॉर्मल चीज़ों के बारे में जानना शुरू कर दो। या तो विज़िट करो, और नहीं आजकल तो गूगल भैया का बहुत बड़ा ज़माना है, गूगल पर सब कुछ सर्च कर सकते हो आप पहले से ही कि हाँ, उस कंट्री में क्या है, कैसा नहीं है, वहाँ के कल्चर्स क्या है, इस तरह की चीज़ें। ठीक है? अब मिसकम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन क्या होता है कि आपने तो मैसेज कुछ भेजा पर सामने वाले ने उस मैसेज को कुछ और समझ लिया। सबसे बड़ा मिसकम्युनिकेशन ये होता है। अब मिसकम्युनिकेशन की वजह से क्या हो सकता है? अगर आपकी बातें जो हैं वो उस तरह से नहीं पहुँची जिस तरह से आप चाहते हो, तो इसकी वजह से आप लोगों के बीच में कन्फ्यूजन हो सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है? अब इसका जो मेन जो रीज़न क्या हो सकता है, या तो आप जो बोल रहे हो वो प्रॉपर नहीं है, आपके बैकग्राउंड में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आपका कल्चरल बैकग्राउंड ही डिफरेंट है। यानी कि मैंने पहले ही बताया ना कि कल्चर डिफरेंट और मिसकम्युनिकेशन होने का बहुत बड़ा चांसेस होता है। तो वही, अब कॉजेज़ क्या-क्या होते हैं मिसकम्युनिकेशन के? एम्बिग्यूइटी, यानी कि किसी ने आपकी बात को कुछ और समझ लिया। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आपने तो कुछ और बोला, आपकी जो बात है वो एकदम स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि डिटेल में नहीं है, इसलिए सामने वाले ने उसे कुछ और समझ लिया है, अनक्लियर होने की वजह से। अब एज़म्पशन्स बनाना किसी भी चीज़ को लेकर, वो किस पीपल में जब जब कोई किसी के दूसरे बैकग्राउंड्स होते हैं, चीज़ें जो हैं अलग होती हैं, उनका लेवल अलग होता है, उनका एक्सपीरियंस अलग होता है, तो इस तरह की चीज़ें में बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है इसकी वजह से भी। नॉइज़ और डिस्ट्रैक्शन, आप कोई बात बोलना चाह रहे हो, पीछे से बहुत सारी नॉइज़ आ रही है अननेसेसरी, तो वो भी आपकी बात को जो है वो अफ़ेक्ट कर सकती है, उसकी मीनिंग को अलग बदल सकती है। कल्चरल डिफरेंसेस बार-बार बोल चुकी हूँ क्या होता है। नॉन वर्बल साइन, सबसे सबसे जो मतलब कल्चरल बैकग्राउंड है, सबसे भी जो बड़ी और गड़बड़ चीज़ होती है ना, वो वर्बल नॉन वर्बल साइंस होते हैं। यानी कि आपकी फेस के एक्सप्रेशन, आपका टोन ऑफ वॉइस, ये सारी चीज़ें, लोग इनसे ना सबसे ज़्यादा मिसकम्युनिकेट हो जाता है इसकी वजह से। अब इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? पहले बताया कि कन्फ्यूजन होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, रिलेशनशिप बिगड़ जाते हैं, टाइम वेस्ट होता है, रिसोर्स वेस्ट होता है, और अच्छी-अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिस हो जाती हैं, और सेफ्टी रिस्क बहुत सारे होते हैं। ठीक है? अब कम्युनिकेशन के बैरियर बैरियर क्या-क्या हैं? तो बहुत सारे बैरियर्स हैं। फिज़िकल बैरियर है, साइकोलॉजिकल, सोशल साइकोलॉजिकल, कल्चरल, ऑर्गेनाइज़ेशनल और सेमेंटिक। बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ता है। फिज़िकल बैरियर क्या है कि आप कुछ बोलना चाह रहे हो, बट उस बीच में कोई ना कोई जो मीडिया का डिस्टर्बेंस है, या फिर सराउंडिंग के एनवायरनमेंट में जो डिस्टर्बेंस है टेक्नोलॉजिकल, वो फिज़िकल बैरियर है। जैसे कि नॉइज़, डिस्टेंस, टाइम और इनएप्रोप्रिएट मीडियम सिलेक्शन और सराउंडिंग। पहले ही बोला सराउंडिंग में कुछ गड़बड़ है, आपने जो मीडियम सिलेक्शन वो चूज़ किया वो अच्छा नहीं है, आपने डायग्राम अच्छे नहीं बनाए हैं, चार्ट अच्छा नहीं बनाया है, कोई भी अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो उसमें, तो इस वजह से, या फिर आपके और उसके जो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, आपकी टाइमिंग अच्छी नहीं है, और नॉइज़ तो पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, नहीं फिजियोलॉजिकल बैरियर, यानी कि जो एक पर्सन की हेल्थ और फिटनेस की वजह से जो भी बैरियर है उससे रिलेट करती है। ये तब होता है जब एक जो सेंडर है या रिसीवर है, वो उस वक्त इस तरह की सिचुएशन में नहीं होता है कि वो अपनी बात को अच्छे से समझा पाए या बात को अच्छे से रिसीव कर पाए। ठीक है? ये बहुत सारी चीज़ें को ऐसा होता है, यानी कि आपको अगर आप इस वक्त चीज़ सुन नहीं पा रहे हो, मतलब ये बीमार हो, आप चीज़ों को अच्छे से नहीं सुन पा रहे हो क्योंकि उसके साथ ब्लर चल रहा है तो, ठीक है? या फिर आप बीमार हो और आपके बार-बार बोलने के बीच में आप अटक रहे हो, तो उससे, आपको हिचकी आ रही है बार-बार बोलते वक़्त में, तो उससे। या फिर सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर, यानी कि अगर आपके जो स्टेट ऑफ माइंड है सेंडर का या फिर जो रिसीवर का, वो डिफ़िकल्ट कर रहा है कि अगर आप समझ लो गुस्से में हो, आप आपके इमोशन से भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड है, तो आप इस तरह की चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वे में ले सकते हो। ठीक है? आप अभी इम्पेशेंट हो रहे हो, आप अभी ध्यान नहीं दे रहे हो किसी चीज़ पर। नेक्स्ट वन कल्चरल बैरियर, बार-बार बोल रहा है अगर आप डिफरेंट कल्चर के हो तो, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगी। ऑर्गेनाइज़ेशनल बैरियर, यानी कि अगर आप डिफरेंट ऑर्गेनाइज़ेशन से बिलॉन्ग करते हो, तो इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं कि अगर आप पहले किसी और कंपनी में काम करते थे, किसी और तरह की कंपनी में, और अगर आप अब किसी और तरह की कंपनी में ट्रांसफ़र हुए हो, तो आपके लिए सब कुछ सीखना जो है वो बहुत अलग है, आपको बहुत टाइम लगेगा और सब कुछ नया है। सेमेंटिक बैरियर, यानी कि लिंग्विस्टिक वीकनेस, यानी आपकी जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, अगर आप
या तो आपकी बोलने का तरीका सही नहीं है, मतलब आपकी मैसेज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, टेक्निकल लैंग्वेज आप अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हो, इस तरह की चीज़ें। अब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होते हैं? 2 टॉपिक बाकी हैं हमारे इफ़ेक्टिव कम्युनि नहीं, एक ही टॉपिक बाकी है हमारा लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, दैट इज़ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? तो हम सबको पता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? जब आपकी बात एकदम क्लियर और एक्यूरेट तरह से आप किसी के साथ शेयर कर पा रहे हो, तो वो होता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी कि आपकी बात का किसी पर अच्छा इफ़ेक्ट पड़ना, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग से रिड्यूस करना, अच्छे से आपके रिलेशनशिप को अच्छे से डेवलप करना, अंडरस्टैंडिंग जो आपके बीच में उसे अच्छा बनाना, ये सारे इसके वो होते हैं। अब इसके कुछ तरीके देख लेते हैं। क्रिएट बेटर रिलेशनशिप। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप किसी से अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो एकदम क्लियर वे में, बिना किसी तरह के इशू के, बिना किसी तरह के प्रॉब्लम के, तो आपके रिलेशनशिप को बेटर बनाता है। हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स, आपके बीच की कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल कर लेते हैं, झगड़े वगैरह कम कर देता है। बिल्ड सिंपैथी, यानी कि आप लोगों के बीच में जो एम्पैथी है उसको इंक्रीज करता है, आप लोगों के पर्सनल रिलेशनशिप को बेटर वे में ले जाता है। इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि आपको खुद के बारे में अच्छे से बता पाता है कि अगर आप शांत हो तो ना, आप खुद को समझ पाते हो, अपने इमोशंस को समझ पाते हो, नोटिस कर पाते हो। बिल्ड ट्रस्ट, आपके बीच में ट्रस्ट को बिल्ड करता है। अगर आपकी कम्युनिकेशन जो इफेक्टिव है, तो किसी एम्प्लॉय के बीच में और उनके सब सीनियर्स के बीच में जो है ट्रस्ट बिल्ड करता है, फिर क्लाइंट के बीच में ट्रस्ट बिल्ड करता है। अब 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन हम पहले भी पढ़ते आ चुके हैं कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वगैरह में, कि 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। जैसे डायरेक्टली उसी पर आता है क्लैरिटी, यानी कि आपका मैसेज जो क्लियर होना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। करेक्टनेस, करेक्टनेस मतलब प्रॉपर एक्यूरेट होना चाहिए, स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, रिटन कम्युनिकेशन में कोई तरह की मिस्टेक ना हो, ठीक है। कंप्लीटनेस, यानी कि आपकी जो भी मैसेज है उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, कुछ भी मिसिंग ना हो, जिस जो इंसान है वो कुछ और एज्यूम कर सके। कंक्रीटनेस, यानी कि क्लियर होना चाहिए, आप फालतू की बातें नहीं कर रहे, तुम क्लियर और परफेक्ट मैसेज भेज रहे हो किसी को भी, बिना किसी तरह के नॉइज वगैरह को अवॉइड किए। कंसाइजनेस, यानी कि आप तुम्हारा जो मैसेज है वो छोटा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, बट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। जहाँ तुम्हें 6 सेंटेंस यूज़ करना है, तुम 3 सेंटेंस अपने मैसेज भेजो, बट कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो उसमें मिस मत करना, किसी चीज़ को बार बार रिपीट ना करना। अब कंसिडरेशन, यानी कि खुद के बारे में सोचने से पहले 2 वी के बारे में सोचो, यानी कि ये मत सोचो कि तुमने जो भेजा वो उस वजह से उस तरह को लेगा या नहीं। ये सोच के मैसेज भेजना है कि सामने वाला तुम्हारे मैसेज को समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा। कर्टसी, एकदम फ्रेंडली, पोलाइटली और अच्छे से बात करो किसी के साथ, रिस्पेक्टफुली बात करना किसी के साथ, किसी से अपना मैसेज जो है रिस्पेक्टफुली शेयर करना। अब इसी का तो जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट मैंने इसीलिए की क्योंकि मैं चाहती थी कि एक ही वीडियो में जो मेरी कंसेप्ट है वो पूरा ख़त्म कर दें। अब इसके बाद आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप वो शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगी कि हम जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमें करने थे फाइनेंशियल लिटरेसी की, हम वो कर लें, और साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक नए सब्जेक्ट की जो नोट्स हैं वो भी आपके बहुत जल्दी आप लोगों के साथ ले आऊँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ क्योंकि पेपर हमारे नज़दीक आ रहे हैं। स्पेशली इंटरनल असेसमेंट वो हमारे बहुत पहले ही है, तो इसीलिए आज के लिए अब मैं और लंबा वीडियो नहीं करूँगी, इतना ही था। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे एवरीवन।